स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत की रिवीजन जो करे थे आज खत्म हो जाएगी। ठीक, तो आप लोग आशा करें आप लोग का रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। अभी एग्जाम भी नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे टेंशन भी बढ़ रहा होगा सबका। ठीक, तो चलिए चालू करते बिना कुछ देर के लिए। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन तब आएगा जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, और आप वो वीडियो जाके देखिए जिसमें बताएंगे कैसे 60 दिन में सारे क्विक रिवीजन करवाएंगे। टोटल रणनीति तो सब बताते, रिवीजन कोई कोई करवाता है तो रिवीजन करवाएंगे। ठीक, चलिए चालू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। संगम युग में तमिल क्षेत्र के 3 राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक, संगम काल पढ़ेंगे ना, तो वो कौन कौन से क्षेत्र है? तो चोल, चेर, पांडे। ये देखें, तो अगर मैप के माध्यम से देखें, रफ मैप बना रहे हैं, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है। तो ये देखिए, तो इधर का क्षेत्र हुआ चेर। ठीक, बीच वाला क्षेत्र हुआ आपका पांडे, पांडे राज था। ठीक, और इधर वाला क्षेत्र हुआ आपका चोल। इसके डिटेल भी पढ़ेंगे, तो देख लिए कौन कौन किस साइड था, और इसकी डिटेल भी रिवीजन करेंगे। तो संगम काल में पांडे राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजन हुआ था। 3 संगम, वो महत्वपूर्ण है क्योंकि उस टाइम ग्रंथ सब लिखे गए थे। ठीक, तो वो देख लेते हैं। प्रथम संगम में देखें वो स्थान कौन सा है, तो मदुरै में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। और अध्यक्ष कौन थे, तो अगस्त्य ऋषि थे। और संकलन इसमें क्या क्या हुआ था वो देखें, तो संकलन बहुत सारे ग्रंथ होते, इसमें से नाम अगर देखें तो कलरी, अवैतु, अकटियम, ऐसे करके बहुत सारे ग्रंथ थे, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखे हैं, क्योंकि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तो ये वर्तमान उपलब्ध प्रथम संगति वाला उपलब्ध एक भी ग्रंथ नहीं है। द्वितीय कपाटपुरम में हुआ था स्थान, तृतीय संगति देखे। और इसके अध्यक्ष देखे तो अगस्त्य ऋषि ही थे, और बाद में आगे अध्यक्षता कौन संभाली, तो तोल्कापियर ने संभाला। इसी ने तोल्कापियम की रचना की थी इस संगम संगति में। ठीक, और एकमात्र ग्रंथ यही उपलब्ध है अभी। और तीसरा संगति देखे संगम का, तो मदुरै में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो नकीरे किया था। और यहाँ भी कई ग्रंथ की संरचना हुई थी, लेकिन उपलब्ध नहीं है। ठीक, कई ग्रंथ की संरचना, कई ग्रंथ उपलब्ध भी है और कई ग्रंथ उपलब्ध भी नहीं है। तो जैसे इस ग्रंथ में देखे तृतीय संगम काल में देखे कौन कौन सी, तो ऐसे वीर, चित्रे से ऐसे करके ग्रंथ सब उपलब्ध है। ये सब नहीं पूछा था, इसीलिए इसमें नहीं लिखा। और तोल्कापियम के बारे में देखे, तो ये तमिल की व्याकरण ग्रंथ है। तमिल के व्याकरण कौन है, तोल्कापियम, और इसके लेखक कौन है, तो तोल्कापियर। ये ध्यान रखें। 6 राज्य के बारे में देख लेते हैं। ये आधुनिक केरल दिखाए मैप में, आधुनिक केरल और तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र चेर साम्राज्य के हिस्सा में था। और इसके राज्य चिन्ह पूछा जाता है क्या है, तो धनुष, ये ध्यान रखें। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो वांजी या करयूर, ये भी ध्यान रखें। और द्वितीय राजधानी पूछे तो तोंडी, ध्यान रखें। प्रमुख शासक बहुत सारे हुए थे, इसमें से सेन गुटवन का ये नाम याद रखें जो प्रसिद्ध हुए थे। और एक से हाथी की आंख वाला शासक कौन था, तो से, जिसे सेय भी कहा जाता था। ठीक, और ये प्रमुख शासक में पहला शासक चेर शासक कौन था, तो उदय जिरल था, ये ध्यान रखें। चोल राजवंश देखें, तो चोल राजवंश देखें तो पेन्नार से दक्षिण वेल्लारू नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र चोल साम्राज्य में शामिल था। और इसके चिन्ह देखें तो बाघ हुआ और चीता, बाघ या चीता। राज चिन्ह पूछा जा सकता है, किन में विचार कीजिए। चेर चोल और पांडे साम्राज्य के प्रतीक, और 3 दे दिए, उपयुक्त में से कौन सही है, ए सही, 2 सही, उपयुक्त तीनों सही, इनमें से कोई सही नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन बना सकता है चिन्ह, राज चिन्ह वाले में। और इसके प्रमुख शासक देखें तो इलेंजे चेन्नी है, प्रथम ऐतिहासिक शासक इसे माना जाता है। एल्लार देखे तो श्रीलंका पर विजय पाने वाला शासक एल्लार था। और करिकाल देखे तो सर्वाधिक
महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ था चोल साम्राज्य में? तो करिकाल। और पतन देखिए तो लगभग चौथी सदी में हुआ था, और ये विजयालय के नेतृत्व में पुनः हुआ उदय 9वीं सदी में हुआ था। चौथी सदी में तो समाप्त हो गया, पतन हुआ, लेकिन 9वीं सदी में विजयालय के नेतृत्व में पुनः उदय हुआ था। ऐसे अगर पूछा जाए तो ये ध्यान रखे, ठीक। अब देखते हैं इसकी राजधानी कहां थी, तो पुहार कावेरीपट्टनम। यहाँ पुहार देखे तो ये बंदरगाह नगर था, ये भी ध्यान रखे। यहाँ आरंभिक राजधानी कहां थी, तो उत्तरी मलनूर और या एवं उर्रयूर, ठीक, ये ध्यान रखें। करिकाल का समय देख ले तो करिकाल के समय में फुहार की स्थापना किसके समय में राजधानी फुहार बनी, तो करिकाल के समय में। और ये बंदरगाह नगर भी था, ये भी ध्यान रखिए, थोड़ा ऊपर कर देते। हाँ देखिए, और कावेरी नदी पर बांध का निर्माण हुआ, और वेन्नी युद्ध हुआ, पांडे एवं चेर सहित 11 राजाओं पर विजय प्राप्त किया। और 9 राजाओं पर विजय प्राप्त वाला युद्ध कौन सा था, तो वाई पलंदलई था, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। पांडे साम्राज्य के बारे में देखें तो ये कावेरी के दक्षिणी में तमिलनाडु के आधुनिक तिरुनेलवेली और मदुरा जिले तथा त्रावणकोर के कुछ क्षेत्र शामिल थे पांडे साम्राज्य में। इसकी राज्य चिन्ह क्या थी, मछली। तो पहला का राज्य चिन्ह क्या था बताइए, धनुष, चेर का धनुष, और चोल का बाघ या चीता, और पांडे राज का मछली, ध्यान रखें। और पांडे राज का राजधानी देखिए मदुरै था, और आरंभिक राजधानी कोरकई था, ये भी ध्यान रखें। प्रमुख शासक थे तो नेडियोन, पलसई, मुद्दुकुडमई या नेडू जेलियन। तो यहाँ नेडू जेलियन प्रमुख शासक हुए थे, ये ध्यान रखेंगे। इसके समय में कन्नगी का कहानी था, वो आगे देखते हैं कन्नगी के बारे में क्या कहानी है। ये संगम साहित्य देखे तो संगम साहित्य तोलकापियम है। तोलकापियम में देखे तो मेल कनक्कू और किर कनक्कू में विभाजन बांटा गया ग्रंथ, और मेल कनक्कू में देखिए तो 18 प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख है, और इसमें 18 लघु किलकनक्कू में अगर पूछे जाए किलकनक्कू में क्या व्याख्या किया जाए तो उपदेशात्मक व्याख्या किया गया, और मेल कनक्कू में आख्यानात्मक व्याख्या किया गया। तो अगर याद रखने के लिए बताएं, सबको पता होगा कि कोई हमें उपदेश देगा तो किल की तरह चुभता है ना, क्या भाई उपदेश दे रहे हो तुम, सब तो उपदेश ही दे रहा है, कम से कम तुम तो ना बोलो, ये वैसे सब उपदेश ही दे रहा है आजकल। तो उपदेश देता है कोई तो कैसे किल की तरह चुभता है, तो किल के नक्कू में उपदेशात्मक उल्लेख किया गया, और मेल, बस एक याद रखिए मेल के नक्कू में आख्यानात्मक, ठीक। और यहाँ देख ले और मेल के नक्कू में भी दो भागों में बांटा गया, पत्थु पातु या इत्थु थोकई। पत्थे पातु में देखें 10 ग्राम में गीतों का संग्रह है ये, और इत्थु थोकई में देखे तो 8 कविताएं हैं। तिरुवल्लुर की रचना किसने की, तो कुरुल, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेखन है। ये ध्यान इसलिए रखे क्योंकि इसे तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है, तिरुवल्लुर को, ठीक, तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है, अथवा पंच वेद भी कहा जाता है। और व्याकरण तोलकापियम क्या है, व्याकरण ग्रंथ है, ये ध्यान रखे। ये देखिए महत्वपूर्ण ग्रंथ एवं इसके लेखक शिल्पाधिकारम, इगलांगो आडियाल इसके लेखक है, मणिमेखले के लेखक देखे सिदले सदनार, और जीवक चिंतामणि के लेखक देखे तो तिरुत का देवर है, और तोलकापियम तो देखें ये तोलकापियम, और कुरुल के लेखक देखे तिरुवल्लुर, ठीक, इसके लेखक है। इसे तमिल का बाइबिल कहा जाता है, तिरुवल्लुर को, कुरुल को तमिल का बाइबिल कहा जाता है। तो यहां देख ले शिल्पाधिकारम में क्या व्याख्या किया गया, तो शिल्पाधिकारम में ये देखें कन्नगी की कहानी व्याख्या की गई, कन्नगी और कन्नगी की कहानी व्याख्या, कन्नगी की कहानी की व्याख्या किया गया है। इसमें कन्नगी के पति के बारे में बताया गया कि वो माधवी थी, वो मतलब
नर्तकी थी, उसके प्यार में मतलब पागल थी, उसके उसमें सारे धन लुटा दिया उसके चलते। तो वो कन्नगी थी, कोटवन और कन्नगी की कहानी है ये। तो कन्नगी ने शिल्पाधिकार में कोटवन और कन्नगी की कहानी, ये ध्यान रखेंगे। तो और माधवी और उसकी माधवी की बेटी मणि मैखले थी। मणि मैखले की प्रेम कथा देखिए तो मणि मैखले में व्याख्या किया गया है, और वो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, और माधवी बौद्ध ग्रंथ अपनाई थी। तो ये ध्यान रखे दो बात। ठीक, जीवक चिंतामणि, ये जीवक के बारे में बताया गया है। तुल्कापियम तो देख ही लिए कि ये तमिल व्याकरण है, और ये कुरुल देख लिए कि तमिल का बाइबिल कहा जाता है। ठीक, और ये कन्नगी सती कहा किस राज्य में हुई थी? तो चेर राज्य में हुई थी। चेर राज्य में हुई थी, तो वहां कन्नगी की पूजा भी की जाती चेर राज्य में, ये ध्यान रखें। और कौन राजा ने कन्नगी की कहानी थोड़ा डिटेल में सुना ही देते हैं। ये है कि कन्नगी और कोटवन है ना, ये मतलब ये पति पत्नी है। तो जब धन सारे लुटा दिया, तो कन्नगी ने अपना एक पायल उसे अपने पति को दिया कि ये बेचकर कुछ व्यापार किया जाए ताकि घर चल सके। तो ये दिया। तो उस टाइम ही मतलब पांडे राजा, यहां देख लेते हैं, पांडे राजा नेडू जेलियन की पत्नी की एक पायल हरा गई थी, और वो हरा गई थी। तो वो पांडे राज में ये इसके पति आए थे, मतलब यहाँ कुछ व्यापार को उसे बेचने के लिए। तो वहां वो पकड़ा गया सैनिक के द्वारा कि ये तो रानी जी की पायल है। तो वो गलत, बट वो तो था नहीं, तो ये गलती से मतलब मृत्युदंड दे दिया गया कन्हैया के पति को। तो वो जब उसे बाद में पता चला कि ये मतलब निर्दोष था, तो वो मतलब आत्मग्लानी की वजह से नेडू जेलियन ने आत्महत्या कर लिया। आत्मग्लानी की वजह से नेडू जेलियन ने आत्महत्या कर लिया, ध्यान रखें। और कहां जाके सती हुई थी? तो चेर राज्य में हुई थी। और आई कहां से? तो चोल राज्य से आई थी। पांडे राज्य में व्यापार का कहानी चला, और चेर राज्य में जाके सती हुई थी। ठीक, तो ये ये रखेंगे। और चेर राज्य में देखिए तो उस टाइम में शासक कौन था? तो सेन गुडमन था। सेन गुडमन ने ही सती यहां पूजा का आरंभ करने का इसके शासनकाल में आरंभ हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। एक मिनट रुक जाइए। प्रशासनिक विभाजन देख ले। संगम काल की तो प्रांत को मंडलम कहा जाता था। कोट्टम अथवा वलनाडु को, कमिश्नरी को वलनाडु कहा जाता था। जिला को नाडु कहा जाता था। ये बांटा गया है। नाडु को क्या कहा जाता था संगम काल में, ये पूछा जा सकता है। या जिला को संगम काल में क्या कहा जाता है? नाडु। या लाइन में दे देगा मंडलम, कोट्टम, नाडु, ग्राम सभा, कुर्रम। और मिलान सही है कि नहीं सही है ये पूछे देगा। तो यहाँ देखिए कुर्रम ग्राम संघ था। ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम संघ को कुर्रम कहा जाता था, ये भी ध्यान रखे। और नगर देख ले प्रमुख संगमकालीन, तो उर्रयूर चोलों की राजधानी थी, जो सूती कपड़ों का प्रमुख केंद्र था। फुहार चोलों की समुद्री तटीय राजधानी थी, एवं संगम काल का प्रमुख पत्तन बंदरगाह भी था, ये ध्यान रखे। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। पांड्यों की समुद्री तटीय राजधानी कौन सी थी? तो कोरकई थी, ये ध्यान रखें। चीरों की राजधानी कहाँ थी? तो वांजी या कुरुवरूर था, ये ध्यान रखें। चेरकालीन प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो मुजीरिस, या उसी को मुसीरी कहा जाता था, ये ध्यान रखेंगे। भूमि के प्रकार देख ले संगमकालीन, तो मधुरम उपजाऊ भूमि को कहा जाता था, ये ध्यान रखेंगे। और ये सामान्यतः कृषकों का निवास स्थल होता था। ठीक, और ये कुरुंजी पर्वतीय क्षेत्र होता था। कुरुंजी पर्वतीय क्षेत्र होता था। मूल्य गोचर भूमि हुआ करता था। सर्वाधिक पशुपालकों का निवास स्थल गोचर कहलाता था।
नित्थल देखे समुद्र तटीय भूमि, मछुआरों और नमक निर्माताओं का निवास स्थल होता था। पल्लय रेगिस्तानी भूमि। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों बोल रहा है ये, मतलब याद रखना ये ऐसे करके क्वेश्चन आप देखे होंगे मॉक टेस्ट में या टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे या प्रीवियस के क्वेश्चन बनाएंगे कि मरुदम निम्नलिखित के दोनों विचार कीजिए, मरुदम किससे संबंधित है? उपजाऊ भूमि, पर्वतीय भूमि, गोचर भूमि, ऐसे दे देगा। उसमें आपको एक ऑप्शन लगाना, मुल्ले के बारे में पूछ ले, नित्थल के बारे में पूछ ले, पल्लई के बारे में पूछ ले, ठीक। अब कर संबंधी शब्दावली देख ले तो माँ और वेली भूमाप की दो प्रसिद्ध इकाइयां थी, ठीक। भूमिकर को क्या कहा जाता था? तो करे या इरे या कुडमई कहा जाता था। पथकर को क्या कहा जाता? संगम काल में उल्गू कहा जाता था। सीमा शुल्क को क्या कहा जाता? तो सुंगम कहा जाता था। राजा को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? पादु या कुडुमई कहलाता था। जबरन वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो इरादू कहलाता था। तो याद ये रखेंगे, एक स्लाइड के माध्यम से लाएंगे कि आप पढ़े होंगे रेगुलर क्लास में, बस रिकॉल कर पा रहे होंगे यहाँ देखकर स्लाइड को, ठीक। यहाँ देखिए संगम कालीन प्रमुख शब्दावली देख लेते हैं। अड़सर का अर्थ क्या होता था? तो शासक एवं योद्धा वर्ग को अड़सर कहा जाता था। ब्राह्मण एवं विद्वान वर्ग को क्या कहा जाता? तो शुड डूम कहा जाता था। संगम काल से अर्थ बहुत पूछता है, क्योंकि उसका दक्षिण भारत का लैंग्वेज है तो अर्थ उटपटांग होता है। मतलब जैसे उधर नॉर्थ इंडिया का लैंग्वेज हो तो आसान लगता है अपन, क्योंकि इधर के पले बड़े बसे हैं। लेकिन अगर उधर का पूछता है तो बहुत कठिन लगता है कि वेल्लार किसे कहा गया होगा भाई। धनी कृषक को देखे तो वेल्लार कहा जाता था। कृषकों का प्रमुख क्या कहलाता था? तो वेल्लर या वेल्लीर कहा जाता था। भूमिहीन कृषक क्या कहलाता था? तो कैडिशियर कहलाता था। व्यापारी वर्ग क्या कहलाता था? तो वेनिगर कहलाता था। छोटे व्यापारी वर्ग, व्यवसाय वर्ग क्या कहलाता था? तो चिद्दी कहलाता था, चित्ती कहलाता था। पेरियार देख ले, पशु चर्म कार्य में संलग्न वर्ग को पेरियार कहा जाता था, ठीक। पुल्लयन का अर्थ क्या होता है? रस्सी हो पशु चर्म से चारपाई वो चटाई बनाने वाले दस्तकार को कहा जाता है, ठीक। अब एनियर देख लीजिए, किसे कहा जाता है? तो शिकारी जाति को एनियर कहा जाता था। शिकारी जाति को एनियर संगम काल में कहा जाता था। लूटपाट करने वाली लड़ाकू जाति क्या कहलाती थी? तो मलवर कहलाती थी। मछुआरे क्या कहलाते थे? तो परदवर कहलाते थे। वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में निर्मित प्रस्तर स्तंभ क्या कहलाता था? तो वीरक्कल या वीर प्रस्तर कहलाता था। तो वीर प्रस्तर तो देगा नहीं, क्योंकि सबको पता चल जाएगा। वीरगल देगा या वीरकल देगा, ठीक। अब देखिए भ्रमणशील नर्तक या नर्तकी, गायक, नचनिया, जिसे नचनिया कहते हैं, लौंडा डांस। पानर और भ्रमणशील नर्तक या नर्तकी, मतलब या नाचने वाली हो या नाचने वाला हो, तो उसे पानर या विडेलियर कहा जाता था। हरी बोतल में रखी जाने वाली विदेशी मदिरा, शराब, ठीक, को क्या कहा जाता था? मुनीर कहा जाता था। हलवा, आपम कहा जाता, हलवा, शायद वही हलवा होगा जो अपन लोग खाते हैं, हलवा सूजी वाला, तो शायद वही आपम उसे कहते थे। दूध चावल से निर्मित खाद्य पदार्थ, दूध चावल से निर्मित सांबर, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है सांबर चावल। स्त्री पुरुष की आपसी सहमति से हुआ परिणय, प्रेम प्रसंग भाई, इसे क्या कहा जाता था? तो पंच तीन कहा जाता था। ये प्रेम प्रसंग की बात कर रहा है, जो आप लोग समझ रहे होंगे। एक पक्षीय परिणय के बारे में देखें तो उसे क्या कहा जाता था? मतलब एक तरफा प्यार। कई नहीं कहा जाता था, ये ध्यान रखेंगे। अनुचित परिणय को क्या कहा जाता था? पेरुंदई नहीं कहा जाता था। कर अदा करने वाले छिद्र क्या कहलाते थे? तो वरियम वारी कहलाता था। कर वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो वरियार कहलाता था। राजा का न्यायालय
राजा सर्वोच्च होता था उसमें, तो राजा का न्यायालय मनरम कहलाता था। तटीय नगर क्या कहलाता था? तो पतिनम कहलाता था। उपनगर क्या कहलाता था? तो चेरी कहलाता था। पड़ोसी क्षेत्र क्या कहलाता था? तो पक्कम कहलाता था। ठीक। मुख्य मार्ग या सड़क क्या कहलाता था? तो सलाई कहलाता था। नगर की गली क्या कहलाता था? तो तेरू कहलाता था। सार्वजनिक स्थल क्या कहलाता था? तो पोडियाल कहलाता था। ग्राम सभा क्या कहलाता था? तो अवई कहलाता था। ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है। मतलब निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। संगमकालीन पड़ोसी क्षेत्र का अर्थ क्या होता था संगम काल में? तो पक्कम होता था। तटीय नगर को क्या कहा जाता था? उपनगर को क्या कहा जाता था? ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? ऐसे करके पूछ सकता है क्वेश्चन, आप देखे होंगे। अब गुप्त वंश देखे, तो गुप्त वंश में देखे तो इसका कालक्रम देखें तो 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया गुप्त शासकों ने। तो प्रमुख गुप्त शासक देख ले, तो श्रीगुप्त संस्थापक है गुप्त वंश के। घटोत्कच है दूसरा शासक। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसकी पत्नी कुमार देवी। समुद्रगुप्त देख ले, जिसकी पत्नी दत्ता देवी। कांच एवं रामगुप्त देख ले, और चंद्रगुप्त द्वितीय देखे ध्रुवा देवी या कुबेर नागा उसकी पत्नी थी। कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी उसकी पत्नी थी। स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, विष्णुगुप्त। अंतिम शासक गुप्त वंश के विष्णुगुप्त थे। लेकिन यहाँ पुरुगुप्त कहीं कहीं दिया रहता है, तो अगर ऑप्शन में वहां विष्णुगुप्त ना हो तो पुरुगुप्त लगाइएगा, क्योंकि उस 4 ऑप्शन में अगर ढूंढना हो अंतिम शासक तो वही लगना लगाएंगे जो कालक्रम के हिसाब से जो अंत में आया होगा। चंद्रगुप्त प्रथम के का कार्यकाल देखें तो 319 से 335 ईस्वी तक था। इसने चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ देखिए जो मतलब पूछा जाने वाला है, मतलब ज्यादा नहीं लाए हैं, बस जो पूछा जाता और पूछा जा रहा है। तो सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त संवत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में। और कालक्रम देखें तो 319 ईस्वी में गुप्त संवत चालू हुआ था। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल देखें तो 375 से 415 ईस्वी तक है। तो इसका देखिए, इसका चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध मेहरौली लौह स्तंभ से है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की। रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक, सोना सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय रजत सिक्का जारी करने वाला। समकालीन चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक, यहां देख ले चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक बात और है कि ये राम अपने भाई रामगुप्त को मारकर शासक बना था, क्योंकि वो कन्नौज के शासक के साथ अपमानजनक संधि कर लिया था। अपने पत्नी को सहमति बना ली थी, वो उसकी पत्नी उसके पास चला जाता, तो इसे अपमानजनक लगा और अपने इसके चलते रामगुप्त को मार डाला और ध्रुवा देवी से शादी कर ली। ये इसके गाने अगर पूछा जाए कि ध्रुवा देवी मतलब रामगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में अगर कुछ पूछा जाए ध्रुवा देवी को लेके, तो ये ऐसा संबंध था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नव रत्न रहते थे। देखिए तो वरुचि जो व्याकरण वेता थे। कालिदास जो कवि वो लेखक थे। चिकित्सक देखिए तो धनवंतरी चिकित्सक रहते थे। वास्तुकार शंकु रहते थे। खगोल शास्त्री विज्ञान ज्योतिषी बाहर मिहिर रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ऐसे पूछता है कि ये किसके समकालीन थे या इसके दरबार में थे, इसके 9 रत्नों में शामिल थे, इनमें से कौन 9 रत्नों में शामिल थे, ऐसे करके क्वेश्चन बना सकता है। बेताल भट्ट देखे तो जादूगर थे। घट करप्पर देखे तो कूटनीतिज्ञ थे। कोशकार देखे तो अमर सिंह थे। फलित ज्योतिषी देखे तो छप्पनक थे। ठीक, स्कंदगुप्त ने हुनों को अंतिम रूप से पराजित किया। स्कंदगुप्त ने हुनों को अंतिम रूप से पराजित किया था, ये ध्यान रखेंगे। कुमारगुप्त कालीन महत्वपूर्ण अभिलेख देखें तो धनदई ताम्र अभिलेख
जो राजशाही बांग्लादेश से मिला है। बैलग्राम ताम्रपत्र जो बोगरा बांग्लादेश से मिला है। दामोदर ताम्रपत्र दिनाजपुर जो बांग्लादेश से मिला ये। वत्स भट्टी रचित मंदसौर अभिलेख देखिए तो प्राचीन मालवा के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। गढ़वा अभिलेख प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मिला है। क्रमदंडाभिलेख कहां से मिला है ऐसे करके पूछता है। गढ़वा अभिलेख कहां से मिला है। मन कुंवर का अभिलेख कहां से मिला है ऐसे करके पूछ देगा। क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो चार्ट लाया है वो कितने कामगार है मेरे लिए। मन कुंवर अभिलेख देखे तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मिला है। तुमैन अभिलेख देखे तो ग्वालियर मध्य प्रदेश से मिला है। स्कंदगुप्त कालीन देखे तो जूनागढ़ अभिलेख सौराठ गुजरात के क्षेत्र से। भिद्री स्तंभ लेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। सूबिया अभिलेख रीवा मध्य प्रदेश। एरन अभिलेख सारण मध्य प्रदेश से। सतना सारण नहीं सतना होगा यहाँ सागर ठीक। तो यहाँ देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि स्कंदगुप्त कालीन अभिलेख निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्कंदगुप्त कालीन अभिलेख संबंधित है, इनमें से कौन से सही है गलत है ऐसे करके पूछ सकता है। अब प्रशासनिक इकाई देख ले गुप्त काल की तो भुक्ति प्रांत को भुक्ति या भूंग कहा जाता था। पहले ये देख लेते कि बांटा किस किस ने था। प्रांत को जिला में बांटा था, जिला नगर में, नगर ग्राम में, ग्राम ग्रामिक में, ग्राम को ग्रामिक कहा जाता था। तो देखिए प्रांत जिला नगर ग्राम में बटा था। और प्रांत को क्या कहा तो भुक्ति या भोग कहा जाता था। जिला को क्या कहा विषय कहा जाता था। और नगर को क्या कहा जाता था बीथी कहा जाता था। और गांव को ग्राम कहा जाता था। और ग्राम पर शासन करने वाला ग्रामिक कहलाता था। ये देखिए और नगर पर शासन करने वाला बीथी महतर कहलाता था। विषय मतलब जिला पर शासन करने वाला विषयपति कहलाता था प्रशासनिक अधिकारी। और भोग या प्रांत पर शासन करने वाला भोगपति या उपरी कहलाता था। अब देखिए क्रय विक्रय की इकाई देखिए स्वर्ण का सिक्का भी था, ये ध्यान रखें। चांदी का सिक्का भी प्रचलन में था और तांबे का सिक्का भी प्रचलन में था। तो स्वर्ण के सिक्का को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्का था और तांबे के सिक्के को मास्क कहा जाता था ठीक। अब देखिए कालिदास की रचनाएं देख ले तो रघुवंश जो महाकाव्य कालिदास की रचना है ठीक। ऋतु संहार खंड काव्य है जो कालिदास की रचना है। खंड काव्य एक मेघदूत है जो कालिदास की रचना है। इसमें है ना कि तुम रोए थे कि वो रोया था, ये ऐसे करके सेंटेंस है, ये मेघदूत में वर्णन किया हुआ। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है जो कालिदास की रचना है। विक्रमोर्वशी नाटक है जो कालिदास की रचना है। मालविका अग्निमित्रम नाटक है, मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग की कथा है इसमें मालविका अग्निमित्रम में ठीक। कुमार संभव महाकाव्य जिसके लेखक कालिदास है। तो ये कालिदास निम्नलिखित पर विचार कीजिए इनमें से कौन कालिदास की रचनाएं हैं या नहीं है ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो अपना काम है भाई रिविजन करके जाना। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर देख ले तो भारत में मंदिर निर्माण कला का आरंभ देखे तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो छत्तीसगढ़ के महासंबंध इलाके में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो ललितपुर में स्थित है ठीक। भूमरा का मंदिर नागौद मध्य प्रदेश में स्थित है। नचना कोठार का पार्वती का मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। कानपुर उत्तर प्रदेश में भीतरगांव का कृष्ण मंदिर का उल्लेख है ठीक। अब अगला देख लेते हैं वर्धन वंश देखे तो वर्धन वंश के बारे में आप जानते हैं तो वर्धन वंश के संस्थापक पुष्पगुप्त को माना जाता है ठीक। प्रमुख शासक देखे तो हर्षवर्धन, पुष्पगुप्त, नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम पर और आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन और अंतिम में हर्षवर्धन। ये पुष्पभूतिलंग से चालू हुआ ठीक। उसमें से महत्वपूर्ण शासनकाल हर्षवर्धन का रहा है। हर्षवर्धन से मिलता जुलता शासक गुप्त काल में कौन है पता है, ये पूछा जाता है, बताएं कौन है। तो ये 1 मिनट रुक जाइए।
हमारे नेटवर्क प्रॉब्लम था, चलिए ठीक हो गया। बता रहे थे हर्षवर्धन किससे मिलता जुलता गुप्त शासक है, तो समुद्रगुप्त से मिलता है। ये भी इसे ये भी कभी मतलब विद्वान शासक था, और उधर समुद्रगुप्त भी था, उससे मिलता जुलता अगर शासक पूछे वर्धन वंश में तो हर्षवर्धन है, पूछा जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। शासन काल देख ले हर्षवर्धन का, तो 606 और 647 ईस्वी तक चला था, और पिता प्रभाकर वर्धन था और माता यशोमती, और उपनाम देखे तो शिलादित्य की उपाधि किसने ली थी, तो हर्षवर्धन ने, और श्लोकोत्तर और पथनाथ का भी उपाधि लिया था। प्रियदर्शिका रत्नावली नाग नंद की रचना किसने की थी, तो हर्षवर्धन ने, और राजधानी कहां बनी थी, तो कन्नौज। ठीक, पहले थाने शहर थी, लेकिन हर्षवर्धन द्वारा कन्नौज बनाया गया, जिसे महोदयाश्री भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। चीनी यात्री हर्षवर्धन काल में कौन आए थे, तो ह्वेनसांग। ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। और चंद्रद्वितीय के शासनकाल में कौन आया था, तो फाहियान। ये ध्यान रखें, क्योंकि ये पूछा जाता है कि ये किसके शासनकाल में आया था, तो ह्वेनसांग आए थे। और ये इसका यात्रा काल देखें तो 629 से 645 ईस्वी है। आइए एहोल अभिलेख में इसका वर्णन किया गया। ठीक, एहोल अभिलेख के अनुसार देखें, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के साथ लड़े युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की विजय रहा, ये बताया गया एहोल में। और चीनी यात्री ह्वेनसांग के बारे में जो इसकी राजधानी, हर्ष की राजधानी उस टाइम जब ये ह्वेनसांग चीनी यात्री आए तो कन्नौज था, वो कन्नौज में उसका आगमन हुआ था 636 ईस्वी में। ठीक, यात्रा विवरण देखे तो ये सीयूकी नामक ग्रंथ में ये सारी व्याख्या की है। सीयूकी किसकी रचना, तो ह्वेनसांग। और किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। और चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौन आया था, तो फाहियान आया था, ये ध्यान रखेंगे। चालुक्य वंश में देखें तो दक्कन में वाकाटकों के पश्चात वादामी या वाताबी चालुक्य सत्ता में आए थे, ये ध्यान रखेंगे। वादामी चालुक्य के संस्थापक देखे तो वादामी चालुक्य के शासक के संस्थापक जयसिंह, और वास्तविक संस्थापक पूछे तो पुलकेशिन प्रथम, और वही वेगी चालुक्य। वादामी चालुक्य और वेगी चालुक्य में अगर पूछे तो वादामी चालुक्य के संस्थापक जयसिंह, और वेंगी चालुक्य के संस्थापक विष्णुवर्धन प्रथम। कल्याणी चालुक्य के संस्थापक तैल द्वितीय। इसी में तो बच्चे बालक फंस जाएंगे कि कितना चालुक्य, बादामी, वेंगी, कल्याणी। तो कल्याणी के देखे तो तैल द्वितीय, वेंगी के देखे तो विष्णुवर्धन, और वादामी के देखे तो जयसिंह, और वादामी के वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। पल्लव वंश के संस्थापक देखे तो सिंह वर्मा को माना जाता है, और कुछ इतिहासकारों ने वपदेव को माना है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अगर संस्थापक सिंह वर्मा और वपदेव दोनों दिया हो तो सिंह वर्मा को लगाना है, अगर सिंह वर्मा नहीं दिया तो वपदेव तो लगाना ही है। राजधानी पल्लव की कांची, तो कांची थी। और अंतिम शासक अपराजित वर्मन था, जो सबसे पराजित हुआ था। प्रमुख पल्लव शासक देख ले तो सिंह विष्णु। ठीक, इसने इसके दरबार में देखें तो भैरवी कवि रहते थे, सिंह विष्णु। और भैरवी क्या लिखा था, तो किरातु अर्जुनी नियम नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक, किरातार्जुनियम लिखा था, किसने, तो भैरवी ने, ये ध्यान रखें। और महेंद्र वर्मन प्रथम देखे तो ये एकात्मक मंदिर निर्माण की शुरुआत किसने की, तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने। और संस्कृत नाटक मत्स्य विलास प्रहसन की रचना किसने की, तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने, ये ध्यान रखेंगे। आप लोग ये सब पढ़े होंगे रेगुलर क्लास में, बस आपको रिकॉल कर पाने के लिए आप ध्यान कर पाएंगे, इसीलिए रखिए। ठीक, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में देखे तो चालुक्य की राजधानी वादामी पर अधिकार कर लिया गया नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। और वातापी कुंड तथा महाबल्लम की उपाधि धारण किसके द्वारा किया गया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा वातापी कुंड और
महामल की उपाधि ली गई, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में, नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में देखिए। नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में एक बात और है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर की शुभारंभ किसने किया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ये पूछा जाए, महाबलीपुरम नगर की स्थापना भी करवाया नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ये ध्यान रखेंगे। और नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में देखें तो ये मंदिर निर्माण की नई शैली राज सिंह शैली का प्रयोग किया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और ये देखें तो कांची, ये देखें कांची में कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ये ध्यान रखेंगे। और 10 कुमार चरितम का लेखक दंडी दरबार में था। दंडियन किसके दरबार में रहता था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। और दंडियन का लेखन क्या है? तो 10 कुमार चरितम। चोल वंश देखे तो संस्थापक कौन है? तो विजयालय है। और अंतिम शासक देखे तो राजेंद्र तृतीय है। और इसकी राजधानी देखे तो तंजावुर, जो बाद में गंगे कोंड चोलपुरम, जब उत्तर की ओर अभियान किया गया शासक द्वारा, तब गंगे कोंड चोलपुरम की उपाधि ली गई और वहां नगर की स्थापना भी किया गया, क्योंकि वो गंगा के किनारे बसा हुआ क्षेत्र था। चोल काल के प्रमुख शासक देखें तो प्रांतक प्रथम, पल्लवों का पूर्ण उन्मूलन किसने किया? तो प्रांतक प्रथम ने। और उपाधि मदुरै कोंड की उपाधि किसने ली? तो प्रांतक प्रथम ने। और देखें तोलकम का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रांतक प्रथम के शासनकाल में हुआ था, जिसमें प्रांतक प्रथम पराजित हुआ था। और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय से हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे कि तोलकम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो प्रांतक प्रथम और राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय के बीच। राजराज प्रथम के बारे में देखें तो ये तंजावुर में बिरदेश्वर की मंदिर या राजराजेश्वर का मंदिर भी इसने बनवाया था। राजेंद्र प्रथम के द्वारा देखे तो गंगा जल लाने हेतु पाल शासक महिपाल तथा पूर्वी गंग के शासकों को पराजित कर गंगे कोंड की उपाधि धारण किया और गंगे कोंड चोलपुरम बिरदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया और गंगे चोलपुरम नगर की स्थापना भी करवाई। किसने? तो राजेंद्र प्रथम, ये ध्यान रखेंगे। और कुलोतुंग द्वितीय द्वारा क्या किया गया? तो चिदंबरम में नटराज मंदिर से गोविंद राज की मूर्ति हटवाकर समुद्र में फेंकवा दिया, क्योंकि शिव के जगह पर तब विष्णु की पूजा होने लगी थी। किसके काल में? तो कुलोतुंग द्वितीय के काल में। अगर पूछा जाए कि किसने चिदंबरम में नटराज मंदिर को मंदिर से गोविंद महाराज की मूर्ति को हटवाकर समुद्र में फेंकवा दिया था, तो कुलोतुंग द्वितीय ने। और उस टाइम में विष्णु वैष्णव संप्रदाय का उदय होने लगा था, इसलिए। चोल प्रशासन की विशेषताएं देख ले तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी। गांवों की गतिविधियों की देखरेख हेतु समितियों की स्थापना किया गया, जिसे वरियम कहा जाता था। तो समितियों को बेसिकली वरियम से संबोधित किया जाता था। प्रमुख समितियां देख ले तो तालाब की समिति को क्या कहा जाता था? तो एडी वारियम कहा जाता था। उद्यान की समिति को क्या कहा जाता था? तो तोड वारियम कहा जाता था। विदेशियों की देखरेख हेतु वाली समिति को क्या कहा जाता था? तो उदासीन वारियम कहा जाता था। स्वर्ण समिति को क्या कहा जाता था? तो पौन वारियम कहा जाता था। ठीक, चलिए आज समाप्त हुआ यहीं पे। तो अब कल मध्यकालीन भारत का रिवीजन करेंगे। मध्यकालीन 2 वीडियो या 1 वीडियो में समाप्त कर देंगे मध्यकालीन भारत भी, मतलब इतना, क्योंकि 60 दिन में भी तो करना है ना, तो इस हिसाब से छोड़ेंगे भी नहीं। जो पूछने वाला वो आप देख रहे होंगे, छोड़ेंगे भी नहीं ज्यादा, और सब लगभग सब कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि आप लोग रेगुलर क्लास में पढ़े होंगे डिटेल में, तो हमें शॉर्ट माध्यम से बस आपको रिकॉल करवाना है कि ये अंतिम समय में पढ़ लेना चाहिए, और रिवीजन के माध्यम से आप लोग को रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर यहाँ जो भी आप जो चैप्टर पढ़े हैं, अगर आपको आप चाह रहे हो कि ज्यादा डिटेल में, तो आपने रेगुलर क्लास जो किए होंगे जहां भी, तो उस कॉपी को उठाइए और वहां रिवीजन करिए। ठीक, तो ये वीडियो आप आशा करें आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को बोलिए भाई देख सकते हो कि मतलब कारगर ये साबित हो सकता है बीपीएससी के लिए। ठीक,
तो चलिए, धन्यवाद।